नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के साथ आगे बढ़ती हुई जनरेशन के भारी विरोध के बाद आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पद से इस्तीफा देने के बाद वो कहां पर गए इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन दोस्तों अब उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र लिखा है अपने पार्टी यानी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के महासचिव को, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कुशल पूर्वक इस समय एक बैरक में हूं और नेपाल की फौज मेरी देखरेख कर रही है। इस पत्र में उन्होंने भारत पर अपनी जो भड़ास निकाली है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस पत्र में उसने कहा है, केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल के अंदर जो दंगे कराए गए हैं, नेपाल में जो तख्ता पलट किया गया है, इसमें भारत का भी हाथ है। उन्होंने कहा कि जेन जेड का जो विद्रोह है वो तख्ता पलट नहीं कर सकता था, भारत ने इनको सपोर्ट किया और सपोर्ट का मुख्य कारण यह है कि मैं हमेशा से भारत के खिलाफ बोलता आया हूं। इन्होंने कहा कि मैं जिद्दी था, जिद्दी हूं और जिद्दी रहूंगा। भारत ने जो नेपाल के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया है उसको हम वापस लेकर रहेंगे। इसके अलावा इसने कहा है कि मैंने जो अयोध्या पर स्टेटमेंट दिया था 2020 में, उसकी भी जो ठसक है वो भारत ने हमसे निकाली है। आखिरकार ये माजरा है क्या? क्यों केपी शर्मा ओली जो चाइनीज एम्बेसडर के साथ हमेशा नैन मटक के क्या करते थे, उन्होंने भारत को कटघरे में क्यों लाकर खड़ा किया है? इनकी सच्चाई जानते हैं कि इन्होंने कहा है कि भारत में जो अयोध्या है वो फर्जी है, उसकी भी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और वो एरिया जिस पर नेपाल कहता है कि ये हमारा हिस्सा है उसकी भी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम सच के साथ बात करेंगे, फैक्ट के साथ बात करने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स आपके लिए अवरोधक ऑब्स्टेकल का काम करता है, तो निर्णय आइस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट कलरफुल इमेज के साथ करंट अफेयर्स का मटेरियल। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दिया गया, लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। चलिए अपने न्यूज पर दोबारा से घूम के आते हैं। देखिए कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया जिसमें जो केपी शर्मा ओली है, अब मैं कहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे नेपाल के, उनके स्टेटमेंट को स्पष्ट तौर से पब्लिश किया गया, जिसमें उन्होंने आग उगली है भारत के खिलाफ। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं जिद्दी था, जिद्दी हूं और जिद्दी रहूंगा। मेरी जिद थी, मैं इसीलिए स्टेटमेंट दिया करता था कि भारत ने नेपाल के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपने इस पत्र में जो महासचिव को लिखा अपने पार्टी के कि मैंने 2020 में जो स्टेटमेंट दिया था ना भारत के खिलाफ, कि भारत के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, वो अयोध्या ही फर्जी है, इसी बात की खुन्नस निकाली है भारत ने। उन्होंने जो जनरेशन जेड यानी कि वो पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी के साथ और इंटरनेट के साथ आगे बढ़ी है उसको सपोर्ट किया है। जैसे ही उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया तो भारत ने सपोर्ट करने की शुरुआत कर दी। अब बात करते हैं दोस्तों, किस एरिया के बारे में बात करता है केपी शर्मा ओली की भारत ने कब्जे में लिया हुआ है, और अयोध्या नगरी के बारे में भी बात करते हैं जिसको वो कहता है कि भारत में जो अयोध्या नगरी है वो फर्जी है। तो वन बाय वन करके बात करते हैं जिसका जिक्र इसने अपने लेटर में किया है। दोस्तों पहले तो उस एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली ने बड़ा हंगामा मचाया हुआ है कि भारत ने हमारी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। आप सभी जानते हैं भारत पर लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा रखा। जिस समय मुगल डिक्लाइन हो रहे थे, मुगल कमजोर हो रहे थे, तो उस समय दोस्तों नेपाल के अंदर जो गोरखा है वो अपनी लगातार शक्ति बढ़ा रहे थे। मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं, आज भी कहता हूं, मुझे इसमें कहने में कोई शंका नहीं है कि गोरखा बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं। तो जैसे मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे तो गोरखा अपनी शक्ति जो नेपाल के अंदर वो लगातार बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने देश की सीमाओं को एक्सपेंड करने की शुरुआत कर दी थी, बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। पहले उन्होंने सिक्किम पर कब्जा करा, यानी कि नेपाल की सीमा पूर्व तक तिस्ता नदी तक बढ़ा दी। इसके अलावा वो वेस्ट में बढ़ने की और शुरुआत कर दी, यानी उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल राज्य तक उन्होंने कब्जा कर लिया, यानी कि सतलज नदी से लेकर तिस्ता तक नेपाल की सीमा को बढ़ा दी। अब इस बात से जो अंग्रेज थे भारत में वो काफी नाराज थे। आखिरकार 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर की शुरुआत होती है, यानी आंग्ल नेपाल युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये युद्ध 2 साल तक चलता है, यानी 1814 से लेकर 1816 तक। लेकिन 1815 में दोस्तों सुगुलों की संधि होती है, सुगुली की। अब ये होती है दोस्तों बिहार के चंपारण में।
1815 में संधि होती है, लेकिन 1816 से एग्जीक्यूट होती है। बेसिकली जब युद्ध हुआ दोस्तों 1814 से लेकर 1816 तक, तो युद्ध इतना भयंकर लड़ा गया दोनों साइड से कि काफी गोरखा मारे गए, इधर ब्रिटिशर्स भी लगातार मारे जा रहे थे। लेकिन दोस्तों ब्रिटिशर्स के पास लेटेस्ट वेपन्स थे, तो वेपन्स के आधार पर उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया और फाइनली जो सुगोली की संधि है वो हुई दोस्तों। इस संधि में यह कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आपको कुमाऊं और गढ़वाल राज्य वापस करने पड़ेंगे, इसके अलावा सिक्किम भी वापस करना पड़ेगा। और कहा गया कि जो आपकी सीमा होगी, यानी कि जो नेपाल की सीमा होगी पश्चिम में, वो होगी दोस्तों काली नदी, यानी जो इसको महाकाली नदी कहते हैं नेपाल में, या काली नदी कहते हैं, और भारत में शारदा नदी कहते हैं, वहां तक आपकी सीमा होगी। इसके अलावा जो मैची रिवर है वहां तक आपकी सीमा होगी ईस्ट में, यानी कि जो नेपाल का जो एरिया लगातार बढ़ रहा था उसको कम कर दिया गया। यह सुगोली की संधि में हुआ दोस्तों, ठीक है, सुगोली की संधि में। अब ये जो संधि हुई इसी ने बीज बो दिया, क्योंकि यहां पर क्लियर तौर से डिक्लेयर नहीं किया गया, यहां पर यह कहा गया था कि नेपाल की जो वेस्ट वाला जो बॉर्डर है वो बेसिकली काली नदी और शारदा नदी को डिवाइड के थ्रू सेपरेट की जाएगी। मतलब काली नदी के ईस्ट में नेपाल होगा और वेस्ट में क्या होगा, भारत होगा, ठीक, जहां से ये ओरिजिन होगा। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो काली नदी है अब ये तीन स्ट्रीम से और तीन स्ट्रीम से मिलकर बनती है। ये बेसिकली तीन धाराएं निकलती हैं, एक लिपुलेख से, एक काला पानी से, एक लिम्पियाधुरी से, तीन जगह से निकलती है। अब भारत कहता है, क्या बोलता है कि इसकी जो स्ट्रीम है, जो नदी निकलती है लिपुलेख से निकलती है, जबकि जो नेपाल कहता है कि ये लिम्पियाधुरी से निकलती है। तो मोटा मोटा कहें, अगर आप इस चीज को समझें कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नेपाल कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, जबकि भारत कहता है कि यहां तक ये वाला हिस्सा आपका नहीं है, मेरा है। तो मतलब ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है भारत के बीच में और नेपाल के बीच में। इसी को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया। ऐसे समझिए, ये नेपाल है दोस्तों, दिस वन इज नेपाल, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलता है, नेपाल कहता है ये मेरा है। क्योंकि जो आपकी काली नदी है वो तीन स्ट्रीम से निकल के बन रही है, ठीक है। भारत कहता है कि लिपुलेख से जो स्ट्रीम है उसके ईस्ट वाला पार्ट नेपाल का है, लेकिन नेपाल कहता जी नहीं, ये लिम्पियाधुरी से निकलती है और हमारा ये वाला पार्ट भी हमारा ही है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, और केपी शर्मा ओली ने इसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत बताया। एक तो कारण है ये। अब दूसरा कारण क्या है, 2020 में केपी शर्मा ओली ने, देखिए 2015 से 2016 तक ये नेपाल का प्रधानमंत्री रहा। उसके बाद दोस्तों ये 2018 में जैसे दूसरी बार गद्दी पर बैठा नेपाल की, तब इसने भारत के खिलाफ उल जलूल स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। क्यों देने शुरू कर दिए, क्योंकि जिस पार्टी से बिलोंग करता, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता, उसका टच, उसका संबंध जो है वो चीन से है, और चीन की एक एम्बेसडर वो नेपाल में थी। वो मोहतरमा जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे स्टेटमेंट दिया करता। 2020 में इसने एक स्टेटमेंट दिया, इसने कहा जो श्री रामचंद्र जी हैं वो भारत के है ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। रामचंद्र जी का जन्म नेपाल के अंदर जो बीरगंज है वहां पर हुआ था, असली अयोध्या वही है। भारत के अंदर जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो मंदिर भी फर्जी है और वो अयोध्या भी फर्जी है। अब ये जो केपी शर्मा ओली है मूर्ख आदमी है, वैसे तो अपने को सनातनी कह रहा है, लेकिन अगर आप अपने आप को सनातनी कह रहे हैं तो वेद पुराण और जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसको तो आपको मानना चाहिए कि नहीं चाहिए। आइए मैं आपको कुछ एविडेंस देता हूं जो केपी शर्मा ओली के ये कंप्लीटली स्टेटमेंट को रोंग करता है कि अयोध्या नेपाल में थी। आप यहां पर वाल्मीकि रामायण के मैं कुछ प्रमाण देता हूं, कुछ प्रमाण दूंगा आपको। पहला वाल्मीकि रामायण का प्रमाण देखिए, बालकांड के सर्ग 5 में यह स्पष्ट तौर से कहा गया कि अयोध्या नाम की नगरी कौशल देश में थी, जिसे राजा मनु ने बसाया था। अब कौशल देश के बारे में सुन पढ़ लीजिए जरा। इसका भौगोलिक विस्तार आज के उत्तर प्रदेश यानी सरयू नदी के किनारे से जुड़ा है। नेपाल कभी कौशल राज्य का हिस्सा रहा ही नहीं था, बल्कि वह प्राचीन काल में किरात और लिच्छवी राज्यों के रूप में जाना जाता था। मतलब केपी शर्मा ओली थोड़ा पढ़ तो लिया करो, एक महिला के चक्कर में आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो। अरे हम तो शुरू से कहते हैं नेपाल हमारा है और हम नेपाल के हैं, भाई हम अलग है ही नहीं। अब देखिए, इसके अलावा दूसरा मैं एविडेंस देता हूं, पुराण और ग्रंथों में क्या प्रमाण दिया गया। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में क्या लिखा है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी है। सरयू नदी जिसे आज भी गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद होते बहता देखा जाता है, भारत यानी उत्तर प्रदेश में बहती है, जो ना कि नेपाल में। और वो कह रहे हैं कि भैया अयोध्या कहां पर है, अयोध्या
नेपाल के अंदर है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों में अयोध्या को कौशल की राजधानी बताया गया। इतने एविडेंस कम है क्या केपी शर्मा ओली? थोड़ा इलाज करा लो भाई दिमाग का। भारत में आजकल बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसके माध्यम से आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। अब बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में बात करते थे कि बौद्ध ग्रंथ है जिसमें त्रिपिटक में अयोध्या का उल्लेख मिलता है और उसे कौशल राज्य की राजधानी बताया गया है। जैन ग्रंथों में भी अयोध्या को उत्तर भारत यानी गंगा सरयू क्षेत्र में ही माना गया है। चलिए बौद्ध और जैन साहित्य में भी आ गया। इसके अलावा जिस देश से आपका नैन मटक्का बहुत रहता है, जिस देश की एम्बेसडर के साथ आप खूब घूमते हुए नजर आते थे, जैसा उन मैडम ने कह दिया वैसे आप मानते थे, वहीं का एक ट्रेवलर यानी कि यात्री जो भारत आया था हेनशांग, उसने अयोध्या को भारत में गंगा सरयू के निकट बताया है। आप पढ़ सकते हैं यहां पर रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड बुक नंबर 5 में स्पष्ट तौर से लिखा है। उसने यह भी लिखा कि यहाँ के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और इसे राम की जन्मभूमि कहते हैं। अगर अयोध्या नेपाल में होती तो उसे नेपाल के क्षेत्र में दर्ज करता है ये बंदा। तो ये एविडेंस कम नहीं है। मतलब केपी शर्मा ओली अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके से अभी भी एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जेन जेड यानी कि वो नौजवान जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के साथ आगे बढ़े हैं, जिनकी जो बातें हैं आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने आपको अगर रिवर्ट किया, उन्होंने आपको गद्दी से उतार फेंका है, तो अब भी आप एक कार्ड खेल रहे हैं भारत के अपोज में, भारत के खिलाफ। यानी कि सारा जो मूवमेंट है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ में। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो समझती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने फायदे के लिए वहां की जनता को तिरस्कार किया और जनता ने अब आपको रिवर्ट दे दिया है। तो ये कुछ एविडेंस है जिसके माध्यम से पता लगता है कि जो केपी शर्मा ओली जो भी स्टेटमेंट दे रहे थे वो राजनीति से प्रेरित था। अगर कोई मुद्दा इशू उठ भी रहा है, मान लीजिए कोई एरिया के ऊपर, तो भारत सरकार ने नंबर ऑफ टाइम्स बताया है, ठीक है, जो सुगोली की संधि हुई थी, अगर उसमें क्लियर नहीं है तो उस पर बैठ के बात की जा सकती है। अगर आपको लगता है, जैसे स्पष्ट तौर से भारत ने स्पष्ट तौर से संदेश दे दिया कि भाई हमारा एरिया है, लेकिन अगर आप फिर भी, तो देखिए आप इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाए, ठीक है, चीन के कहने पर, तो वो गलत है। आप बैठकर, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, मुद्दा नहीं बना सकते। और इसके अलावा आपने कह दिया कि अयोध्या ही फर्जी है, तो इतने सारे एविडेंस है आपके सामने, ठीक है, इनको थोड़ा पढ़ लीजिए। और अगर नहीं पढ़ सकते, आप को डिस्टर्ब है, तो इलाज के लिए आप भारत आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, बड़े सस्ते में इलाज हो जाता है। जाने से पहले दोबारा एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स आपके लिए ऑब्स्टेकल अवरोधक का काम करता है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स। कलरफुल नोट्स हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर मंथली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको जीमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि मंथली बेसिस पर नोट्स अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।